हेलो एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल मास्टर इंग्लिश मीडियम। आप देख रहे हैं बिहार का और आपका अपना चैनल जो कम्प्लीटली बेस्ड है इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट के लिए। तो अपने कारवां को धीरे धीरे आगे बढ़ाते हुए हम लोग अब अपना चैप्टर स्टार्ट करेंगे साइंस का, है ना। ऑलरेडी साइंस के वीडियो हमने बता रखे हैं, अगर नहीं देखे हो तो जाओ फटाफट से प्लेलिस्ट सेक्शन पे जाओ, यहाँ पे आपको ऑलरेडी चीज़ें मिल जाएंगी, है ना। हमने एक सेशन भी किया लाइफ प्रोसेस का जिसमें कंप्लीट ऑब्जेक्टिव सेशंस किया जितने PYQ में आ चुके थे। लाइव सेक्शन में जा करके क्लासेस देख सकते हो। ओके, तो अगर तुम लोग बिल्कुल से नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में लाइक ज़रूर करना, करते नहीं तुम लोग बहुत कंजूस हो। देखो, सबसे पहले हम लोग चैप्टर नंबर 16 को वन शॉट में निपटाए जो डिलीटेड था, उसको हमने कवर किया। अब आज जो हम लोग करेंगे चैप्टर नंबर 15, देन हम लोग करेंगे चैप्टर नंबर 14। इन तीनों चैप्टर से अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं, चाहे वो ऑब्जेक्टिव में हो चाहे वो सब्जेक्टिव में हो। ओके, चलो देन हम लोग लाइव प्रोसेस कंप्लीट करके रखें। ये चैप्टर्स आपको लग ही रहे हैं, इतने सारे सिलेबस कब कंप्लीट होगा, देखते ही देखते कंप्लीट हो जाएगा। आपसे यही रिक्वेस्ट है कि रेगुलर रहिए, जो चीज़ें करा रखे उसको करके रखिए। ओके, चलिए स्टार्ट करें आज का टॉपिक। हाँ, उस स्टार्ट करने से पहले क्रैकर बैच ज़रूर ज्वाइन कर लेना, वरना सब चीज़ें इनकम्प्लीट ही रह जाएगा। अलग अलग जगह से लास्ट में BBI सब्जेक्टिव BBI ऑब्जेक्टिव ये ना करना पड़े तुम्हें, इसीलिए क्रैकर बैच ऑलरेडी हमने बना रखा है। ये स्टडी मटेरियल बैच है, इसमें सभी सब्जेक्ट के नोट्स चैप्टर वाइज तुम्हें MCQ क्वेश्चंस मिल जाएंगे, चाहे वो नोट्स बेस्ड हो बुक बेस्ड हो, सभी चीज़ें उसमें रहता है। ठीक है, देन माइंड मैप सीरीज, डिकोड सीरीज एंड सबसे बेस्ट आंसर राइटिंग। जब ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो हम आपको एक सब्जेक्टिव टॉपिक पे टॉपिक बाय टॉपिक लिखने देंगे, आप को लिखने का प्रैक्टिस करना है। और बहुत लोग अभी तक आंसर असाइनमेंट कंप्लीट नहीं किए तो रिक्वेस्ट है ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है, और अभी भी ये 399 चल रहा है, इस नंबर मैसेज करके सिंपल से आप जान सकते हैं कैसे परचेज करना है। 399 में ही आपको कंप्लीट, साथ में ये क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री मिल जाएगा, जैसे PYQ सैम्पल पेपर सेंटर पर सभी चीज़ें मिलेंगे। और ये चीज़ आपको कोई हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम के क्वेश्चन बैंक में नहीं मिलेगा। सबसे बेस्ट पार्ट है आप इससे डायरेक्ट सब्जेक्टिव याद कर सकते हो कि तुम्हें सब्जेक्टिव याद करना, इससे बाहर तो नहीं जाता है किसी भी ईयर में। आ जाओ स्टार्ट करें हमारा चैप्टर आवर इन्वायरमेंट। बहुत आसान सा चैप्टर है, आराम आराम से बताएंगे क्या ऑब्जेक्टिव आएगा क्या सब्जेक्टिव आएगा, बस। ठीक है, चलिए ये नोट्स काफ़ी रहे। सबसे पहले इन्वायरमेंट होता क्या है ना, इसका डेफिनेशन क्या है। द इन्वायरमेंट इज़ एवरीथिंग अराउंड अस, जो आपके आसपास जो भी चीज़ है, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इन्वायरमेंट। इंक्लूडिंग चाहे वो प्लांट हो, लिविंग थिंग हो, है ना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो या फिर नॉन लिविंग थिंग हो, एयर हो, वाटर हो, सॉइल हो, सनलाइट हो, जो भी चीज़ें हो, लिविंग एंड नॉन लिविंग। ठीक है, ओके, ऑल दीज इंटरेक्ट विद ईच अदर एंड हेल्प टू मेंटेन लाइफ ऑन अर्थ। जितने भी ये चीज़ें हैं एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, है ना, एक दूसरे के साथ हेल्प करते हैं। जैसे हवा, सांस ले रहे हो, है ना, ओके, ये सब चीज़ें हैं। वॉइस वॉइस हम जो बोल रहे हैं आप तक किससे पहुंच रहा है, वॉइस, है ना, किससे, हवा के कारण से, है ना। चलिए देन, अब जिसको मालूम नहीं ये हवा के कारण से फिजिक्स पढ़ लेना, ठीक, ओके। तो ये सब चीज़ें एक साथ मिलजुल के काम करता है और मेंटेन करता है लाइफ, कहाँ पे, अर्थ में, उसको बोलेंगे इन्वायरमेंट, है ना। आपके सराउंडिंग में जो सिंपल सा अगर ऐसा सोचो, अभी तो ये किताबिश लैंग्वेज है, अगर इन्वायरमेंट किसको बोलेंगे, बहुत एकदम आसान वर्ड में, आपके सराउंडिंग जिससे आपको कुछ प्रभाव पड़ता है, इफेक्ट पड़ता हो, उसको बोलेंगे इन्वायरमेंट। ये भी एक नज़रिया होता है किसके रिस्पेक्ट में, हो सकता है कहीं कुछ इफेक्ट कहीं दूर हो रहा हो लेकिन आप यहाँ पे भी उसका असर हो रहा, जैसे प्रोटेस्ट कहीं दूर हो रहा था लेकिन आप में भी यहाँ उस चेंजेस आ रहे थे, तो उसको भी हम लोग क्या बोलते हैं, एक इन्वायरमेंट बोल सकते हैं, है ना। ओके, चलिए फिलहाल हम लोग उतना हाई डेफिनेशन में नहीं जाएंगे, फिलहाल शॉर्ट में समझते हैं, जिसमें बायोटिक मतलब लिविंग, अबायोटिक मतलब नॉन लिविंग, ठीक है, जिसमें शामिल हो। अब आते हैं, और ये 2 नंबर का डेफिनेशन है इन्वायरमेंट, ठीक है, ओके। चलिए, और ऑब्जेक्टिव में क्या पूछेगा कि किस किस का मिक्सचर है या फिर क्या क्या पाया जाता है, लिविंग नॉन लिविंग, ठीक है। 2 नंबर डेफिनेशन आप इसको लिख लीजिएगा नोट्स में, बस। अब आते हैं बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। यहाँ पे नॉर्मली बात करें तो 5 नंबर का या तो 2 नंबर का कैसे क्वेश्चन आता है, डिफरेंस बिटवीन बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल, बस यही क्वेश्चन आता है डिफरेंस में। तो फिलहाल मैं तुम्हें बताता हूँ कि डिफरेंस में लिखना है तो तुम सिंपल सा इसको बॉक्स बना देना, इतना चीज़ कर सकते हो, और मैंने आई थिंक बॉक्स भी बना के लेके आया, टेंशन मत लो, फिलहाल के लिए समझते हैं। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्या होता है, जो ब्रेक डाउन हो जाए,
है ना, टूट जाए, किसमें, सिंपल सब्सटेंसेस में। सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है। अगर आपको सीक्वेंस मतलब पैराग्राफ लिखना है, अगर बायोडिग्रेडेबल वेस्ट लिखने बोला तो आप लिखोगे बायोडिग्रेडेबल वेस्ट इज अ सब्सटेंस दैट कैन ब्रोकन डाउन। ये इंपॉर्टेंट है, इसको कीवर्ड्स है, इसको अंडरलाइन करना पड़ेगा। एग्जामिनर देखेगा 2 नंबर दे देगा, ठीक है। पूरा आंसर नहीं पढ़ने देना उसको, ठीक है, एक लाइन पढ़े और समझ जाए कि हाँ क्या बताना चाह रहा है। इनटू सिंपल सब्सटेंस, किसके थ्रू, बैक्टीरिया के थ्रू, फंगी के थ्रू, अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, है ना। सनलाइट एंड टेम्परेचर ऑल्सो हेल्प करता है डिकम्पोजिशन प्रोसेस में। कैसे करके, पहाड़ टूटता है ना, टेम्परेचर देखोगे ज़मीन फट जाता है ना, सनलाइट कि रेगुलर सनलाइट पड़ता है तो कोई चीज़ होता है ना कि क्रैक आ जाता है, तो वो चीज़ ऑलरेडी डिकम्पोजिशन में हेल्प करता है, सड़ने गलने में देखे। चलिए एग्जांपल, फूड वेस्ट हो गया, लीव्स हो गया, पेपर हो गया, वुड हो गया, ये सब किस में, अच्छा ये सब ना एग्जाम्पल ना आपके MCQ में आते हैं कि बोलेगा कि वुड किसका एग्जाम्पल है, बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल, ये पूछता है आपके इसमें, ठीक है। समझ में आ गया, तो ये 2 नंबर में पूछेगा प्लस ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये एक्स्ट्रा चीज़ हमने ऐड किया। अगर पूछ दे कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, तो देखो सबसे कैरेक्टरिस्टिक्स इंपॉर्टेंट फीचर्स समझो, फीचर्स से पूछ ले, कैरेक्टरिस्टिक्स सेम बात है। ये इजीली डिकम्पोज हो जाता है, किसके द्वारा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म द्वारा, है ना, ओके। और इसमें कुछ बचता नहीं है इन्वायरमेंट में, ठीक है, ओके। और बेसिकली ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, कंपोस्ट या फिर खाद वगैरह में। कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर बिल्कुल आसान है, हाँ जी, डिकम्पोज हो जाएगा, कौन करेगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म करेगा, हाँ। और क्या होगा, ये बचा हुआ नहीं रहेगा, ठीक है, लंबे समय तक, जैसे प्लास्टिक रह जाता है, लेकिन ये नहीं रहेगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, खाद वगैरह में। क्लियर है, कोई दिक्कत, आराम से अब बढ़ेंगे। हाँ, अब आते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल, जस्ट अपोजिट, ऐसा सब्सटेंस जो ब्रेक डाउन ना हो। देखो डेफिनेशन 10 बार रटने वाला काम नहीं है, अगर आपने एक डेफिनेशन याद किया तो जस्ट अपोजिट कर लो, वही लिखना, बस यहाँ पे कैन नॉट लगा देना, है ना, ये टूटेगा नहीं, है ना, ओके, बिल्कुल अंबुजा सीमेंट वाला हल करेगा, ठीक, ओके। और ये बेसिकली ये बहुत सालों साल तक चीज़ें चलता जाएगा, है ना, चलता रहेगा, ठीक, जैसे ग्लास हो गया, पॉली बैग हो गया, प्लास्टिक हो गया, ये सब आपके एग्जाम्पल में आते हैं। DDT सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछ देगा एग्जाम्पल में, MCQ लिख के देख रहे हैं, बता दे रहे हैं, ताकि ये तुम बाद में ये ना कहो कि आप जो पढ़े वो तो आया ही नहीं, है ना। साइंस हो, मैथ्स हो, SST हो या उर्दू हो, लैंग्वेज हो, इस चैनल में जो भी चीज़ पढ़ाया जाएगा एग्ज़ाम में 200% आएगा, ठीक है, ओके। हम लोग आके हल्ला नहीं करेंगे, ये वो दिस दैट 10 तरीके का बैच नहीं भाई, एक बैच होगा, शॉर्ट वीडियोज़ होगा, एग्ज़ाम ओरिएंटेड चीज़ें होता है। इसके बाद सिर्फ बिहार बोर्ड नहीं, जो भी अपकमिंग आपके एग्जामिनेशन हो उसमें भी हेल्प होगा, सिंपल सा फंडा है, ठीक है, ज़्यादा हल्ला करना में आदत नहीं है, ठीक है, हल्ला हमारा रिजल्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए DDT ये ऑब्जेक्टिव पूछता है कि इसमें से नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट का एग्जाम्पल क्या है, तो DDT बहुत बार रहता है, ठीक है, ओके। पॉलीबैग वगैरह तो रहता ही है, लेकिन DDT को याद रखिएगा। चलिए कैरेक्टरिस्टिक्स यानी फीचर, सिंपल सा पूछ दे फीचर क्या होता है। अगर मान लो बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल डिफरेंस नहीं पूछा, मान लो नहीं पूछा, उसके बारे में पूछा, तब तुम क्या करोगे, क्या होता है वो बता दोगे, कैरेक्टरिस्टिक्स बता दोगे, एग्जाम्पल बता दोगे, ठीक है, 2 नंबर हो जाएगा। और नॉन बायोडिग्रेडेबल इसी तरीके से उसके भी बता दोगे, कंप्लीट, ठीक है, ओके। कैरेक्टरिस्टिक रटने का जरूरी नहीं है, जस्ट अपोजिट कर लो, ये डिकम्पोज नहीं होगा, या कम डिकम्पोज हो रहा था इजीली, ये नहीं होगा, पहला बात, है ना, ओके। ये जो है रिमेन बचता नहीं था, ये सालों साल तक रह जाएगा, ठीक है। ये तुम्हारा क्या करेगा, पॉल्यूशन का ये करेगा, लेके आएगा, है ना, ओके। इन्वायरमेंट को ख़राब करेगा, गंदगी करेगा, और हार्मफुल होगा हम लोगों के लिए, लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। क्या हार्मफुल इफेक्ट है बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल, हम लोग ये सोचते हैं बायोडिग्रेडेबल तो अच्छा है, लेकिन कुछ सब में कुछ खासियत, कुछ खामी तो होती है ना। तो देखो सबसे पहली बात है कि ये आसपास जहाँ होगा तो वो बैड स्मेल करेगा, है ना, जब डिकम्पोजिशन होगा, सड़ेगा तो अजीब सा सेंट करेगा, है ना, स्मेल करेगा, पहला, ठीक, ओके। और आसपास को गंदा करेगा, मान लो आसपास डस्टबिन नहीं है तो सब फेंका हुआ है, मान लेते हैं बायोडिग्रेडेबल ही है, लेकिन डर्टी तो करेगा, हार्मफुल तो चीज़ें हैं, ठीक है। और क्या करेगा, जो भी वेस्ट है हम लोग ड्रेन में फेंक देते हैं, उससे क्या हो जाएगा, ड्रेन ब्लॉक हो सकता है ना, ओके। इस तरीके से अगर पानी जमा रहा है, स्टैगनेंट रहा, तो वहाँ से मॉस्किटो वगैरह सब चीज़ें पनपने लगेगा, तो ये सब चीज़ें फिर डिजीजेज जैसे मलेरिया, डेंगू, ये सब डिजीजेज फैल जाएंगे। तो ये सब बायोलॉजिकल या बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के इफेक्ट है, हार्मफुल। अब बात है नॉन बायोडिग्रेडेबल, इसमें क्या होता है, एयर पॉल्यूशन कर सकता है, वाटर पॉल्यूशन, अच्छा ठीक है, दिमाग ये लगाओ क्योंकि एग्जाम में आ गया,
वाट आर द इफेक्ट ऑफ, या सिंपल सा अगर मुझे एग्जामिनर बना दिया जाए या क्वेश्चन सेट करने वाला दिया जाए तो मैं किस हिसाब से क्वेश्चन को डील करूँ। अगर मुझे 5 नंबर में क्वेश्चन पूछना है इस टॉपिक से तो क्या क्या चीज़ें, पहला ये रहेगा कि बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल एंड व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड हार्मफुल इफेक्ट। इतना 3 चीज़ें एक साथ कंबाइन कर रहे हैं और ये 5 नंबर के लायक है, ठीक है। तो तुम्हें इतना इस हिसाब से चीज़ों को दिमाग में बैठाना है, वरना अगर नॉर्मल बोलोगे तो सिंपल सा डिफरेंस पूछ लेगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता, डिफरेंस, ठीक। अगर बिहार बोर्ड लेवल में अभी तक जितना है डिफरेंस पूछा है, ठीक है। नॉन बायोडिग्रेडेबल के और इफेक्ट देख लेते हैं। ये इन्वायरमेंट में ज़्यादा टाइम तक रहेगा, हार्म करेगा प्लांट को, एनिमल को, और डिस्टर्ब करेगा हमारा इकोसिस्टम को, ठीक है। चलिए अब आते हैं, अगर तुम्हें डिफरेंस पूछे तो डिफरेंस जहाँ दिखे इस हिसाब से टेबल बना करके लिखना। ये इजीली ब्रेक डाउन हो जाएगा, ये नहीं होगा पहली बात। ये शॉर्ट टाइम के लिए डिकम्पोज, ये बहुत लॉन्ग टाइम लग जाएगा। लेस पॉल्यूशन, ये ज़्यादा पॉल्यूशन है ना, ओके। ये खाद में तुम्हारा चेंज हो जाता है, ये नहीं होता है। तो इसमें याद ही क्या करना है, समझ में आ गया, डिफरेंस लिख लोगे आराम से, ये 5 नंबर में आ चुका है, ठीक है। चलिए अब आते हैं, एग्जाम्पल ज़रूर लिखना, अच्छा इफेक्ट पड़ता है, ठीक। चलिए अब आते हैं इकोसिस्टम। इकोसिस्टम कर रहे थे, आखिर इकोसिस्टम होता क्या है। देखो, इकोसिस्टम इज अ सेल्फ कंटेन्ड यूनिट इन विच लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी बायोटिक कंपोनेंट इंटरेक्ट विद नॉन लिविंग कंपोनेंट यानी अबायोटिक सच एज एयर, वाटर एंड सॉइल, ठीक है। इकोसिस्टम क्या होता है, एक ऐसा सिस्टम सेल्फ कंटेन्ड यूनिट होता है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी हम लोग इंटरैक्ट करते हैं, किसके साथ, नॉन लिविंग थिंग के साथ। जैसे सांस ले रहे हैं, है ना, पानी जो पी रहे हैं, है ना, सॉइल चल रहे हैं, तो एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट कर रहे हैं ना, इसी को बोलते हैं क्या, इकोसिस्टम, है ना। देखो, इकोसिस्टम इज अ सिस्टम फॉर्म बाय द इंटरैक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी इंटरैक्शन होने के बाद जो चीज़ फॉर्म होता है, ठीक है, उसको बोलेंगे इको सिस्टम। ये शॉर्ट डेफिनेशन है और डेफिनेशन से याद रखो ये 2 नंबर में आ चुका है, ठीक है, ओके। कितने कंपोनेंट है, मेनली 2 कंपोनेंट है हमारे इको सिस्टम का। एक हमने ऑलरेडी पढ़ा, बायोटिक यानी लिविंग, अबायोटिक यानी नॉन लिविंग, ठीक है, ओके। अच्छा एक बात बताओ, फटाफट कमेंट सेक्शन करो, ये नहीं अबायोटिक में SST में चैप्टर नंबर रिसोर्सेज किसके बेसिस पे डिफाइन किया गया, बायोटिक एबायोटिक, कमेंट कर सकते हो अगर याद हो तो, ठीक है। बायोटिक कंपोनेंट सिंपल सा, अच्छा ये भी कभी कभी दे देता है कि अच्छा ये तो 2 नंबर में आ ही चुका है SST में, लिविंग थिंग, नॉन लिविंग थिंग या बायोटिक एबायोटिक में आपको सिंपल सा डिफरेंस बताना है या डिफाइन करना है। तो बायोटिक कंपोनेंट हम लोग क्या समझे, बायोटिक कंपोनेंट जिसमें लिविंग यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, ठीक है, जो प्रेजेंट हो इकोसिस्टम में, जैसे प्लांट हो गया, एनिमल, ह्यूमन बींग वगैरह सब चीज़ें। लिखना हो तो लिखने के बाद लिविंग ऑर्गेनिज्म में आपको अंडरलाइन ज़रूर करना है, ठीक है, ओके। बायोटिक कंपोनेंट के भी कुछ कुछ टाइप होते हैं, ठीक है, टाइप अलग अलग इसमें डिवाइडेड है, 3 ग्रुप्स हैं। पहला प्रोड्यूसर देख लेते हैं, देन उसके बाद हम लोग बात करेंगे किसमें, कंज्यूमर, ठीक है, प्रोड्यूसर कंज्यूमर देखेंगे, एंड थर्ड किधर गया, थर्ड आपका डीकम्पोजर। मेनली 3 चीज़ें इसमें अलग अलग सब कैटेगरीज है, तो टेंशन मत लो, आराम से चीज़ों समझो, ऑलरेडी तुम्हें आता है। हम लोग सबसे पहले बायोटिक में आते हैं, किसके मामले में, प्रोड्यूसर के। 3 ग्रुप पढ़ना है हमें, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डीकम्पोजर, क्लियर है, 3 ग्रुप बायोटिक कंपोनेंट में। अब आते हैं एक एक करके। सबसे पहले प्रोड्यूसर यानी ऑटोट्रॉप्स, है ना, जो अपना खाना खुद बनाता है, तो प्रोड्यूसर क्या है, बेसिकली producers are organisms that prepare their own food by the process of photosynthesis using sunlight, water, carbon dioxide। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए आपका ग्रीन प्लांट ऑलरेडी याद है, ब्लू ग्रीन एल्गी याद रख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है ना, ओके। और एक इंपॉर्टेंट रख सकते हो, फाइटोप्लैंक्टन, हो सकता है MCQ में दे दे इनमें से कौन सा ऑटोट्रॉप्स है ना, तो ऑब्जेक्टिव के तौर पे अगर न्यू देना चाहे तो दे सकता है, ठीक। तो सबसे पहले अगर बायोटिक समझ में आ गया, जिसमें जीवन पाया जाता है, लाइफ, लिविंग ऑर्गेनिज्म। बायोटिक के 3 ग्रुप है, तो सबसे पहले प्रोड्यूसर को पढ़ लिए, है ना। प्रोड्यूसर क्या होता है, जो अपना खाना खुद बनाता है, यानी ऑटोट्रॉप्स विद एग्जाम्पल, ओके। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, ये सबसे पहले फर्स्ट सोर्सेस ऑफ फूड है इकोसिस्टम में, क्योंकि अपना खाना खुद बनाता है ना, ओके, हम लोग इस पर खाते हैं, ठीक है। ये कन्वर्ट करता है सोलर एनर्जी को किसमें, फूड एनर्जी में, ठीक, ओके। ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम लोग इस पर डिपेंड करते हैं, जितने भी कंज्यूमर है पेड़ पौधे पे डिपेंड करते हैं ना, हाँ जी, ओके। चलो अब आते हैं प्लैंक्टन्स, क्या होता है प्लैंक्टन्स, टर्म है प्लैंक्टन्स। प्लैंक्टन्स होता क्या है, प्लैंक्टन्स जो होता है बहुत स्मॉल माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म होता है जो फ्रीली पानी के सरफेस पे
तैरता है, उसको बोलते हैं प्लैंक्टन्स। ठीक है, ये टर्म याद रख सकते हो, क्या पूछ दे अगर कि प्लैंक्टन्स क्या होता है, तो स्मॉल माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म होता है, पानी के ऊपर देखोगे कुछ बहते रहता है ना, ओके, आराम से उसके सरफेस पे फ्लोट करता रहता है। ठीक, ओके। इसके भी दो टाइप होते हैं, एक तो फाइटोप्लैंक्टन, एक जू प्लैंक्टन, बस एनसीईआरटी में था, आप उसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। फाइटोप्लैंक्टन माइक्रोस्कोपिक एक्वाटिक प्लांट को हम लोग बोलते हैं फाइटोप्लैंक्टन। ठीक है, ओके। ये अपना खाना खुद बनाता है, किसके थ्रू? आपका फोटोसिंथेसिस को, इसको हम लोग क्या होता है? प्रोड्यूसर। जू प्लैंक्टन्स क्या होता है? ये माइक्रो एक्वाटिक एनिमल, ये प्लांट होता है, ये एनिमल होता है। जू प्लैंक्टन, जू में क्या रहता है? जानवर, ऐसे याद रख सकते हो, सिंपल है ना, ओके। ये बेसिकली किस पे डिपेंड करता है? ये यहाँ पे फाइटोप्लैंक्टन पे। ठीक है, ओके, क्योंकि ये जो एनिमल है, ये जो खाना बनाता है इसको खाता है, तो ये क्या हो गया? बेसिकली कंज्यूमर हो गया। तो पूछ सकता है कि जू प्लैंक्टन क्या है, कंज्यूमर है या प्रोड्यूसर है? तो ये कंज्यूमर है। किसको कंज्यूम करता है? फाइटोप्लैंक्टन को। फाइटोप्लैंक्टन क्या है? बेसिकली एक एक्वाटिक प्लांट है जो अपना खाना खुद बनाता है। ठीक है, ओके, सिंपल से समझो ना, यहाँ जानवर है, ठीक है, आपका, ये आपका प्लांट है, तो प्लांट अपना खाना खुद बनाएगा, प्रोड्यूसर, एंड यहाँ पे जानवर है, ये कंज्यूमर। ठीक है, पूछ देगा कि एक्वाटिक प्लांट इसमें से कौन सा? फाइटोप्लैंक्टन। जू प्लैंक्टन क्या है? ये बेसिकली आपका एक्वाटिक एनिमल। क्लियर है, ओके। तो ये बेसिकली टाइप आ गए, किसमें हम लोग और थोड़ा सा बायोटिक में भी थोड़ा सा और डेप्थ में एक टॉपिक था प्लैंक्टन्स, उसके बारे में हम लोग समझे। ठीक है, प्लैंक्टन्स क्या हो गया? सिंपल सा लिविंग ऑर्गेनिज्म जो पानी के सरफेस पे तैरता रहता है। क्लियर है ये चीज़ है, ये थोड़ा सा डेप्थ में डिटेल में था, एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट रह सकता है। अब आते हैं कंज्यूमर यानी हेटरोट्रॉप्स, है ना, जो अपना खाना खुद नहीं बनाता हो। ठीक, ओके, ये दूसरे प्लांट पे, एनिमल पे डिपेंड करता है, उसको बोलेंगे हेटरोट्रॉप्स। याद है ऑलरेडी, ह्यूमन बीइंग, गॉड वगैरह सब चीज़ें। अब इसके भी फर्दर टाइप्स हैं, कंज्यूमर के भी फर्दर टाइप है। अभी हमने देखा, जैसे हमने अभी यहाँ पे देखो प्रोड्यूसर पढ़ा, तो प्रोड्यूसर में भी थोड़ा सा और डिटेल में गए। अब हम लोग कंज्यूमर के डिटेल में जाएंगे, क्योंकि ये पूछा है ऑलरेडी, आप लोग फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लासेस वगैरह में पढ़े होंगे। हर्बीवोर्स क्या होता है, कार्निवोर्स क्या होता है, एंड ओमनीवोर्स वगैरह पढ़े होंगे। तीन चीज़ें, और तीनों डेफिनेशन बिहार बोर्ड में पूछ चुका है 2 नंबर में, है ना। हर्बीवोर्स क्या होता है? ऐसा ऑर्गेनिज्म जो बेसिकली क्या कहता है, विच गेट देयर फॉर बाय ईटिंग द प्रोड्यूसर और प्लांट डायरेक्टली, है ना, ओके। हर्बीवोर क्या होता है? ये फर्स्ट ऑर्डर कंज्यूमर होता है, ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखिएगा, है ना। सम कॉमन एग्जांपल आर हर्बीवोर, जैसे डियर, रैबिट वगैरह। हर्बीवोर्स मतलब सिंपल सा प्लांट ईटिंग एनिमल। ठीक है, ओके, समझ में आ गया। चलो, कार्निवोर के, और ये वाला वर्ड याद रखना, ये फर्स्ट ऑर्डर होता है। कंज्यूमर का क्या होता है? ये हर्बी वाला जो होता है, ये फर्स्ट ऑर्डर होता है। तो मैं बताऊँ, कहाँ बताऊँ ये, तो मैं अभी, चलो ये देखो, प्रोड्यूसर, ठीक है, कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर। तो उसी हिसाब से एक लेवल की बात करेंगे यहाँ पे, इधर के ऑर्डर ऑफ कंज्यूमर में। तो सबसे पहला नंबर में कौन आता है? आपका हर्बीवोर। ठीक है, फिर कार्निवोर की बात करें, जो दूसरे एनिमल को खाता है। ठीक है, देयरफॉर कार्निवोर फीड करता है किस पे? आपका फ्लैश ऑफ हर्बीवोर पे। अच्छा, इसको बोलते हैं प्राइमरी कार्निवोर्स। ठीक है, ओके। या फिर सेकंड ऑर्डर, पहला ऑर्डर में कौन था? प्राइमरी में, यानी फर्स्ट ऑर्डर में हर्बीवोर, सेकंड में आपका कार्निवोर आएगा। जैसे स्नेक्स हो गया, वाइल्ड कैट हो गया, जैकल हो गया, ये सब चीज़ें, है ना, ओके। चलिए, उसके बाद आते हैं कुछ चीज़ें जो बताना है आपको ऑब्जेक्टिव के लिए। अब एक चीज़ बात है, देयर आर एनिमल विच प्रे अपॉन प्राइमरी कार्निवोर। कुछ ऐसे भी एनिमल है जो प्राइमरी कार्निवोर, यानी कैट हो गया, फ्रॉग हो गया, जैकल हो गया, ये सबको भी खा लेते हैं। और उसको क्या बोलेंगे हम लोग? सेकेंड ऑर्डर कंज्यूमर, है ना, ओके, या फिर थर्ड ऑर्डर कंज्यूमर। ठीक है, ओके, ठीक। एग्जाम्पल जैसे आउल हो गया, पिकॉक हो गया, टाइगर हो गया, है ना, ये सब तो खा लेते हैं इन सब चीज़ों को। और कुछ तो ऐसे हैं कि इनको ही खा लेते हैं, उनको बोलते हैं टॉप कार्निवोर। एग्जाम्पल के लिए लायन क्या है? टॉप कार्निवोर। ये एमसीक्यू के लिए आप याद रखिएगा। ठीक है, ओके, छोटे छोटे बस पॉइंट आएंगे ऑब्जेक्टिव के लिए, वरना कार्निवोर हार्बीवोर क्या होता है, बस इतना ही। देन आता है ओमनीवोर्स, यानी जो दोनों चीज़ खाता हो, जैसे हम लोग, ठीक है, प्लांट भी खाते हैं, अलग अलग चीज़ भी खाते हैं, एनिमल प्रोडक्ट भी खाते हैं, है ना, तो वो क्या हो गया? ओमनीवोर। ठीक, चलिए, थर्ड आता है हमारा क्या? डीकम्पोजर। ऑलरेडी हम लोग कंज्यूमर पढ़े, देन हमने किसके बारे में पढ़ा? प्रोड्यूसर के बारे में पढ़ा, देन हमने डीकम्पोजर के इसमें आ गया।
आखिर डिकम्पोजर क्या होता है? जैसे फंगी, बैक्टीरिया, जो बेसिकली ब्रेक डाउन कर देता है डेड प्लांट को, एनिमल को, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को सिंपल फॉर्म में, उसको बोलेंगे कि हम लोग डिकम्पोजर, है ना। ओके, और ये बेसिकली एक अच्छा चीज़ होता है, जैसे बहुत सारे ऑर्गेनिज्म डिकम्पोज हो जाता है, वरना सड़े गले वहीं पे रह जाते हैं, है ना, ना सड़ता ना कुछ होता, दिक्कत हो जाता है ना। और बेसिकली इसको कौन करता है? सैप्रोफाइट्स, है ना। ओके, बेसिकली इसको रिड्यूसर्स बोलेंगे, है ना। ओके, क्या इंपॉर्टेंट है डिकम्पोजर का? सबसे पहले क्लीन द एनवायरनमेंट। अभी हम लोग बात किए, अगर कोई ब्रेकडाउन नहीं होगा, डेड प्लांट वैसे रह जाएगा, कुछ नहीं होगा, तो वो दिक्कत हो जाएगा, एनवायरनमेंट ख़राब होगा, तो उसको क्लीन करने का काम होता है। रिसाइकल न्यूट्रेंट्स, जो जो न्यूट्रेंट्स है उसको रिसाइकल करेगा। जैसे कोई भी मिनरल्स है, न्यूट्रेंट है, वो किस में चल जाएगा? डिकम्पोज होकर सॉइल में चल जाएगा, फिर एब्जॉर्ब कर लेगा प्लांट, तो ये चीज़ें रिसाइकल हो रहा है। हाँ, सॉइल को फर्टिलिटी मेंटेन रखेगा। जब कोई सड़ेगा गलेगा तो सॉइल क्या फर्टिलिटी मिलेगा, उससे न्यूट्रिशन मिलेगा, तो यहाँ से वो चीज़ें हो गया, है ना। ओके, देन आता है हेल्प इन मिनरल सोल्यूबलाइजेशन, है ना। जो भी ऑर्गेनिक एसिड है वो बेसिकली दैट हेल्प डिजॉल्व सम मिनरल, कुछ जो मिनरल्स होते हैं उनको हेल्प करते हैं डिजॉल्व होने में, फिर वो अवेलेबल करा देते हैं किसके लिए? प्लांट के लिए। तो मिनरल सॉल्युबलाइजेशन में भी हेल्प करता है, ठीक है। और बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट है बैलेंस बना के रखता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे अगर पूछते कि इंपॉर्टेंस ऑफ डिकम्पोजर, डिकम्पोजर क्या होता है और इंपॉर्टेंट क्या होता है? इंपॉर्टेंस में एटलीस्ट अगर ये पॉइंट 1 2 3 4 5 अगर लिख देते हो 2 नंबर में तो ईजिली नंबर मिल जाता है। अगर 5 नंबर में दे दे तब थोड़ा बहुत उसको डिटेल में यहाँ पे जैसे मैंने थोड़ा थोड़ा डिस्क्राइब किया, इस हिसाब से आपको करना पड़ेगा, ठीक। ओके, चलिए अब आते हैं एबायोटिक। अब तक हम लोग बायोटिक की चीज़ें पढ़ रहे हैं, ध्यान दे रहे हो? हम लोग क्या पढ़ रहे हैं अभी तक? यहाँ से हम लोग किसके बारे में स्टार्ट किए? एबायोटिक के बारे में डिस्कस करना स्टार्ट किए, ठीक है। ओके, एबायोटिक में इतने सारी चीज़ें, अलग अलग ग्रुप्स के बारे में पढ़ लिए। अब हम लोग सॉरी बायोटिक के बारे में पढ़े, अब हम लोग एबायोटिक के बारे में आ रहे हैं, है ना। ओके, कंफ्यूज मत हो जाना। एबायोटिक कंपोनेंट आर नॉन लिविंग थिंग इन द इकोसिस्टम। बेसिकली ये हम लोग को क्या कहते हैं? दे हेल्प इन टू सर्वाइव ऑर्गेनिज्म, है ना, उसको बोलेंगे एबायोटिक कंपोनेंट। जैसे हम लोग को सर्वाइव करने के लिए एयर है, वाटर है, सनलाइट है, टेम्परेचर है, ये सब चीज़ें। अब आते हैं इकोसिस्टम। हमने देखा क्या होता है, इंट्रैक्शन, है ना, लिविंग थिंग नॉन लिविंग थिंग के इंट्रैक्ट होने पे इकोसिस्टम। अब आखिर इकोसिस्टम का फंक्शन क्या होता है? 2 नंबर के लिए आ सकता है। फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम, सबसे पहले एनर्जी को प्रोवाइड कराता है, दूसरा रिसाइकल करता है न्यूट्रिएंट्स को, है ना, प्लांट वगैरह है वो सड़ जाएगा, ठीक, फिर रिसाइकल कर देगा। तीसरा क्या है? मेंटेन करता है बैलेंस। चौथा प्रोटेक्ट करता है नेचर को, एंड फिफ्थ सपोर्ट करता है लाइफ को, जो भी कंडीशंस, जो भी नीड्स है लिविंग ऑर्गेनिज्म को सर्वाइव करने में, वो सभी चीज़ें प्रोवाइड कराता है कौन? इको सिस्टम, ठीक है। चलिए, फंक्शन भी क्लियर है, क्योंकि आसान टॉपिक है इसलिए इसको ज़्यादा कुछ है नहीं। अब आते हैं फूड चेन को लेकर का, ये डिफरेंस आएगा 2 नंबर में, फूड चेन एंड फूड वेब। तो फूड चेन 2 नंबर में डेफिनेशन है। फूड चेन क्या होता है? फूड चेन बेसिकली एक सीक्वेंस होता है, इंपॉर्टेंट हाईलाइट किसका? लिविंग ऑर्गेनिज्म का, जिसमें एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करता है। क्लियर है क्या होता है? एक ऐसा सीक्वेंस जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को सिंपल सा खाता है। इससे क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ फूड एंड एनर्जी, ठीक है। एक तो फूड का ट्रांसफर होता है और उसको एनर्जी मिलता है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ये बेसिकली आपका फ्लो ऑफ एनर्जी को शो करता है ना। ओके, दूसरा यहाँ से स्टार्ट होता है प्रोड्यूसर के साथ, ग्रीन प्लांट के साथ बेसिकली स्टार्ट होता है, जैसे हम लोग खाते हैं पेड़ पौधे को, है ना, यहीं से स्टार्ट होता है, ठीक है। फिर एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर, एक ऑर्गेनिज्म से दूसरा ऑर्गेनिज्म तक पहुंचता है। और बेसिकली ये वन वे यानी यूनि डायरेक्शनल होता है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, BVI लिख लीजिए, पूछ देगा कि फूड चेन एक कैसा डायरेक्शनल है? यूनि डायरेक्शनल। कैसे? देखो, ग्रास है, ग्रास को ग्रासोपर खाएगा, ग्रासोपर को फिर फ्रॉग खाएगा, तो एक तरीके से फूड चेन बनता हुआ चला आ रहा है ना। ओके, देन फ्रॉग को कौन? स्नेक खाएगा, स्नेक को कौन? ईगल खाएगा। इस तरीके से कंटिन्यूस चीज़ चलेगा। अगर बीच में से कोई एक गायब हो गया तो सीक्वेंस खराब होगा, फिर प्रॉब्लम होगा। और प्रॉब्लम ऐसा नहीं कि उनको होगा, हमें भी होगा, ठीक है। ओके, क्योंकि एक दूसरे से हम जुड़े हुए, इकोसिस्टम बना हुआ है ना। ओके, चलिए अब आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या फीचर्स हैं। सबसे पहले ग्रीन प्लांट से स्टार्ट होता है, यानी प्रोड्यूसर से, एंड होता है कहाँ पे? टॉप कंज्यूमर। टॉप कंज्यूमर का एग्जांपल लायन, है ना, वहाँ तक खत्म चलता है। ये बेसिकली ट्रांसफर ऑफ एनर्जी शो करता है ना। ओके, और एनर्जी वन डायरेक्शन में फ्लो करता है, ऐसा नहीं कि कोई डायरेक्ट ईगल तक आ गया, ऐसा नहीं, है ना।
तो एक डायरेक्शन में फ्लो करते रहता है। अगर एक इसमें से गया, मान लो क्या होता है, ग्रासहोपर गया, फ्रॉग क्या खाएगा, है ना, ओके, फ्रॉग गया तो स्नैक क्या खाएगा, स्नैक गया तो ईगल क्या खाएगा। तो इस तरीके से चीज़ें हैं, है ना। चलिए अब आते हैं इंपॉर्टेंस, थोड़ा सा समझ जाते हैं। फीचर्स हमने देखा कि ऐसे ऐसे है। अब सबसे इंपॉर्टेंट है फूड चेन का क्या इंपॉर्टेंस। ये भी सब्जेक्टिव में 2 नंबर के लिए आ सकते हैं। सबसे पहले एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है, अगर ये नहीं हुआ तो खाएगा, पेट भरेगा, एनर्जी कैसे मिलेगा, है ना। तो सबसे पहले समझ आएगा ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। चलिए, और दूसरा इंपॉर्टेंस क्या है, ये रिलेशनशिप बता रहा है। स्कॉलरशिप हम लोग भरेंगे, लेकिन इनका फिलहाल यहाँ देखते हैं। शो फीडिंग यानी खाने का जो रिलेशनशिप है वो दिखा रहा है ना, कौन किसको खा रहा है किस इकोसिस्टम में। और बेसिकली इंपॉर्टेंट ये है कि हमारा इकोलॉजी को, बेसिकली इकोलॉजिकल बैलेंस को बना के रख रहा है, और रिसाइकलिंग ऑफ मटेरियल को हेल्प कर रहा है, और मूवमेंट ऑफ हार्मफुल सब्सटेंस को, है ना, ओके, मूवमेंट करा रहा है। जैसे हार्मफुल केमिकल, जैसे पेस्टिसाइड हो गया, ये सब चीज़ें हैं जो एक के थ्रू दूसरे तक पहुंच रहा है, जो इफेक्ट करता है बेसिकली लिविंग ऑर्गेनिज्म को। ये था तुम्हारे फूड चेन के बारे में। इंपॉर्टेंट फिर से बता दें, 2 नंबर का डिफरेंस, 2 नंबर डेफिनेशन, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड क्या इंपॉर्टेंट, 5 नंबर में दे दें तो फिर भी बना सकते हैं। अब आते हैं फूड वेब। फूड वेब बेसिकली क्या होता है, एक नेटवर्क होता है जिसमें मैनी इंटरकनेक्टेड फूड चेन इन अ इकोसिस्टम। सिंपल समझते हैं कि फूड चेन या फूड वेब क्या होता है, एक ग्रुप ऑफ इंटरकनेक्टेड फूड चेन होता है जो शो करता है द फीडिंग रिलेशनशिप अमंग द डिफरेंट ऑर्गेनिज्म इन अ इकोसिस्टम। एग्जाम्पल के लिए जैसे ग्रास डियर खाता है, फिर लायन खाता है, ग्रास को रैबिट भी खाता है, फिर रैबिट को फॉक्स खाता है। तो देख रहे हो, ये इंटरकनेक्टेड चीज़ें देखने मिल रहा है, एक इंटरकनेक्टेड फूड चेन हम लोग को शो हो रहा है ना, ओके। फीडिंग रिलेशनशिप में उसको क्या बोलते हैं हम लोग, फूड वेब बोलते हैं। फूड वेब बेसिकली मेड अप ऑफ मैनी फूड चेन, अलग अलग फूड चेन से मिलकर फूड वेब बनता है ना, ओके। देखो समझ में आ गया फूड वेब क्या होता है। फूड वेब बेसिकली बनता है अलग अलग फूड चेन से। वन ऑर्गेनिज्म कैन पार्ट ऑफ मोर देन वन फूड चेन। जैसे सिर्फ ऐसा होता कि सिर्फ घास डियर ही खा रहा है, बाकी कोई नहीं खा रहा, तब तो फूड चेन हो जाता। फूड वेब किस लिए, अलग अलग जो एनिमल है वो भी उसको खा रहा है, ठीक है, ओके। एन ऑर्गेनिज्म मे गेट फूड फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस, ठीक है, जो भी ऑर्गेनिज्म है वो फूड बेसिकली अलग अलग सोर्स से प्राप्त करता है, ठीक, ओके। और वन ऑर्गेनिज्म कल्स के मे ऑल्सो कैन बी ईटन बाय डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, अलग अलग एक को अलग अलग लोग भी खा सकते हैं। जैसे ग्रास है, ग्रास को डियर खा रहा है, रैबिट खा रहा है, बकरी खा रहा है, आप खा रहे हो, सब खा रहा है, ओके। चलिए, ये बेसिकली फूड वेब जो है हमारे इकोसिस्टम को मोर स्टेबल बना के रखता है। अगर एक ही चीज़ वाला खाए, जैसे मान लो घास है, ठीक, अब बकरी है तुम्हारे घर पे, वही खाए, अब बकरी नहीं, अब कौन खाएगा, तुम खाओगे, ठीक है, क्या करोगे। तो इसीलिए अदर ऑर्गेनिज्म भी इंपॉर्टेंट है ना, वो स्टेबल रखेगा चीज़ों को, ठीक। एडवांटेज क्या है, सबसे पहले नेचर को बैलेंस रखेगा, अलग अलग सोर्सेस प्रोवाइड करेगा ऑर्गेनिज्म को, इकोसिस्टम को स्टेबल रखेगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग सर्वाइव कर सके, है ना, ओके। और एक फूड पे डिक्रीज हो जाए, मतलब अगर सबको एक ही पे डिपेंड करेगा तो दिक्कत हो जाएगा ना, है ना, ओके। इसीलिए अलग अलग ऑर्गेनिज्म अलग अलग चीज़ों पे डिपेंड कर सकता है, ठीक है, इससे चीज़ें ईजी होता है। देन आते हैं ट्रॉपिक लेवल। ट्रॉपिक लेवल क्या होता है, ट्रॉपिक लेवल एक स्टेप होता है किसका, फूड चेन का, जहाँ वेयर फूड एंड एनर्जी आर ट्रांसफर फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर, उसको बोलेंगे ट्रॉपिक लेवल। एक लेवल है, हाँ, ओके, एक लेवल, एक स्टेप है, ठीक, ओके। डिफरेंट स्टेप डिफरेंट चीज़ें शो करता है। फूड चेन हैज़ डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल, एनर्जी ट्रांसफर करता है एक ट्रॉपिक से नेक्स्ट ट्रॉपिक, नेक्स्ट ट्रॉपिक से थर्ड ट्रॉपिक, इस हिसाब से चीज़ें स्टेयर अप या स्टेयर टाइप का चलते चल जाता है। जैसे टाइप ऑफ ट्रॉपिक लेवल, फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, सेकेंड एंड थर्ड, यहाँ पे और फोर्थ, ये आपका बेसिकली ट्रॉपिक लेवल है। पहला में प्रोड्यूसर जो प्रोड्यूस हुआ, फिर प्रोड्यूसर जो बनाए, प्राइमरी कंज्यूमर खाए, प्राइमरी कंज्यूमर को फिर सेकेंडरी कंज्यूमर खाएगा, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर को आपका टर्शरी कंज्यूमर खाएगा। तो ये बेसिकली स्टेप बाय स्टेप चीज़ें चलता जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल बेसिकली प्लांट्स, है ना, अपना खाना खुद बनाता हूँ, एग्जाम्पल, ठीक है, ओके। चलिए, ये बेसिकली सोर्सेस है, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर यही नहीं रहा तो ऊपर वाला क्या करेगा, ठीक है, ठीक है, इसलिए ये भी इंपॉर्टेंट है। देन सेकंड, ये प्राइमरी कंज्यूमर यानी हर्बिवोर। अच्छा, ये वाला याद रखना, पूछता है कि प्राइमरी कंज्यूमर में कौन आएगा, सेकंड। ये देखो इस तरीके से, ये आपका फर्स्ट, ये सेकंड, ये आपका थर्ड, और ये आपका फोर्थ। पूछ देगा कि फर्स्ट लेवल में कौन आता है, तो
फर्स्ट टॉपिक में अपना प्रोड्यूसर, सेकंड में हर्बीवोर या प्राइमरी कंज्यूमर, कुछ भी दे सकता है दोनों में से, है ना। थर्ड में सेकेंडरी कंज्यूमर यानी कार्निवोर, ये बात भी याद रखिएगा। फोर्थ में कौन आता है, टॉप कार्निवोर, पूछ देगा कि फोर्थ लेवल में कौन आता है, ठीक है। ओके, तो एग्जाम्पल के लायन टाइगर, इस तरीके से आप लोग याद रख सकते हो, ठीक। ओके, चलो, ये आपका ट्रॉपिक लेवल शो कर रहा है बेसिकली। यहाँ पे एक चीज़ आता है 10% लॉ ऑफ एनर्जी ट्रांसफर, क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा फटाक से समझता है कि क्या है 10% लॉ। सबसे पहले ये सब्जेक्टिव में एक बार आ चुका है। इस लॉ में बेसिकली 10% लॉ क्या कहता है कि देखो, ओनली 10% ऑफ एनर्जी इज ट्रांसफर फ्रॉम टू द नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल। अगर मान लो यहाँ पे कुछ है, जैसे यहाँ पे क्या है, 1000 kg है, 1000 kg एनर्जी है, लेकिन सामने वाले पे इसका 1000 का 10% यानी 100 ये जाएगा। फिर यहाँ अगर 100 किलो जूल एनर्जी है, ठीक है, फिर इसका 10% मतलब 100 का 10% मतलब 10%। इस हिसाब से एक सीक्वेंस में चलेगा, मतलब कि यह तुम्हारा सिर्फ 10% ही एनर्जी ट्रांसफ़र होगा, बाकी की चीज़ें रिमेनिंग 90% ऑर्गेनिज्म यूज़ कर लेगा ग्रोथ के लिए, मूवमेंट के लिए, रेस्पिरेशन के लिए या अदर लाइफ प्रोसेस के लिए। इसको बोलेंगे हमारा क्या, 10% लॉ। क्लियर है, सिंपल सा बात बोलना चाह रहा है 10% लॉ, सिंपल सा कि तुम्हारे पास जितना भी एनर्जी है, ठीक है, जितना भी मान लो तुम्हारा 1000 एनर्जी, ठीक है, उसका 10% ही ट्रांसफ़र होगा दूसरे पे, फिर वहाँ पे टोटल जितना आ जाएगा उसका 10% नेक्स्ट पे जाएगा। जैसे यहाँ पे देखो, अगर ग्रास का 1000 जूल एनर्जी है तो इसका 10% डियर को जाएगा, यानी उसके पास कितना 100, फिर 100 का फिर इसका 10% आगे वाला को एनर्जी जाएगा। मतलब जब इसका एनर्जी है, ये इसको खाया तो इसको 100 जूल एनर्जी मिला, ठीक है, लेकिन फिर जो लायन जो टायर डियर को खाएगा तो इसका 10% ही एनर्जी मिलेगा, ऐसा नहीं कि पूरा मिल जाएगा, ठीक है, समझ में आया। तो वही चीज़ समझाना चाह रहा है आपका 10% लॉ ऑफ एनर्जी ट्रांसफ़र। क्लियर है, सिर्फ 10% ही यूज़ होगा, मतलब जाएगा, ट्रांसफ़र होगा, बाकी के 90% तुम खुद अपने पास रखोगे यूज़ के लिए, ग्रोथ के लिए, मूवमेंट के लिए वगैरह वगैरह। अब आते हैं इन्वायरमेंट प्रॉब्लम, लास्ट टॉपिक है, ख़त्म हो जाएगा फिर हमारा। इन्वायरमेंट प्रॉब्लम, बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, ठीक है, डैमेज करता है जो हमारे इन्वायरमेंट को ह्यूमन एक्टिविटीज़ के थ्रू, है ना। ओके, जैसे ओजोन लेयर का डिप्लेशन हो गया, वेस्ट डिस्पोजल हो गया, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, ये सब काउजेज है। और ये सब टॉपिक रिसेंट में ट्रेंडिंग टॉपिक है, क्योंकि आसपास देख रहे हो, है ना, इन्वायरमेंट कितने प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, ठीक है। डिप्लेशन ऑफ ओजोन, 2 नंबर में डेफिनेशन क्या समझते हो, इसका मतलब क्या होता है कि डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर मीन्स थिनिंग या डिक्रीज ऑफ ओजोन लेयर इन द एटमॉस्फेयर। बेसिकली ओजोन एक लेयर है, उसका थिन हो रहा है, वो जो ओजोन लेयर है एक लेयर, वो क्या हो जाए, थिन हो रहा है, धीरे धीरे घट रहा है। क्यों हो रहा है समझते हैं, तो उसके बारे में भी। ओजोन लेयर क्या होता है, ओजोन लेयर का, ओजोन का फॉर्मूला O3 होता है। ये ऑब्जेक्टिव में बहुत बार MCQ में बहुत आ चुका है, और ये सब्जेक्टिव है, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, VVI है आपके 2 नंबर की, ठीक। ओके, ये बेसिकली स्ट्रेटोस्फेयर में पाया जाता है। पूछता है कि ओजोन लेयर कहाँ पाया जाता है, स्ट्रेटोस्फेयर, अबाउट 12 से लेकर के 50 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस। इस रीजन को हम लोग ओजोनोस्फेयर बोलते हैं, ठीक है। जैसे पानी है तो हाइड्रोस्फेयर, है ना, ज़मीन है तो लिथोस्फेयर, उसी तरीके से ओजोन है तो ओजोनोस्फेयर बोलते हैं, है ना। ओजोन गैस हैज़ हार्मफुल ग्राउंड लेवल, अगर ओजोन लेयर जो है बेसिकली वो हार्मफुल गैस है, लेकिन कहाँ, ग्राउंड लेवल पे, लेकिन यूजफुल है अब द एटमॉस्फेयर में, ठीक। ओके, इम्पॉर्टेंस क्या है कि ये जो बेसिकली प्रोटेक्टिव टाइप काम करता है, जैसे आपके ग्लासेस, जैसे मेरे ग्लासेस लगे हुए, ब्लू, ग्रीन, येलो, जो भी लाइट्स होते हैं ना, जिससे आई में इफेक्ट पड़ता है, उसको बचाने के लिए मैंने अपने ग्लासेस लगा रखे, हालांकि ये पावर वाला है, ठीक है। कोई लोग ऐसे नॉर्मली पीसी या फ़ोन वगैरह यूज़ करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो भी चलेगा, ठीक है। तो क्या एक लेयर बना के रखा है, जैसे धूप जाओगे तो तुम लोग क्या सनस्क्रीन लगाते हो ताकि फेस डल ना हो जाए, तो ये क्या एक लेयर है प्रोटेक्टिव। तो उसी तरीके से ओजोन लेयर जो है प्रोटेक्टिव शेड जैसा काम करता है अराउंड द अर्थ, है ना। ये बेसिकली जो हमारे सन से यूवी रे आता है, अल्ट्रावायलेट रे, इससे बचाने का काम करता है। ये ऑलरेडी बच्चे क्लास से पढ़ते हैं, और ये बिहार बोर्ड का क्वेश्चन होता है, ठीक है। ओके, ओजोन लेयर, ठीक। ओके, ओजोन लेयर क्या होता है, डिप्लेशन समझ में आ गया कि डिक्रीज या थिनिंग ऑफ ओजोन लेयर इन द एटमॉस्फेयर, ठीक है। क्या हार्मफुल इफेक्ट होगा, मान लेते अगर हो गया तो क्या होगा, सबसे इंपॉर्टेंट है स्किन कैंसर, है ना। ओके, क्या होगा, आई डिजीजेज होने लगेंगे, कैटरेक्ट, है ना, इम्यूनो सिस्टम हम लोग का वीक होने लगेगा, और प्लांट एंड क्रॉप्स क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। तो हार्मफुल चीज़ें पूछता है कि क्या इफेक्ट हो सकता है ओजोन लेयर डिप्लेशन का। क्लियर है, ओके।
हमने इससे जाना इफेक्ट, लेकिन कारण क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। मोस्ट इंपॉर्टेंट, बिहार में बार बार पूछता है कि एक्सेसिव क्या किसके कारण होता है? तो हम लोग एक्सेसिव यूज़ करते हैं फ्लोरोकार्बन, जैसे सोर्सेस ऑफ CFC हो गया, फ्रिज वगैरह, एयर कंडीशनर वगैरह ये इस्तेमाल करते हैं, जिसके कारण ये चीज़ें होती है। तो इस पॉइंट को ज़रूर याद रखिएगा क्या क्या कारण है। आपसे पूछ देगा ओजोन लेयर क्या होता है, डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर, व्हाट आर द रीज़न या काउजेज ऑफ ओजोन लेयर डिप्लीशन एंड व्हाट आर द इफेक्ट एंड इंपॉर्टेंस। तो अगर तुम कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो तो सीधा 5 नंबर के लिए रेडी कर लो, मतलब इस हिसाब से, ताकि इससे रिगार्डिंग 2 नंबर भी पूछे तो भी बता दो, 5 नंबर भी पूछे तो बता दो, MCQ पूछे तो वो तो बता ही दोगे, ठीक है। तो बस MCQ रटना ही नहीं, एक टॉपिक समझ ले, इससे कुछ भी पूछ सकता है ना। जैसे स्ट्रेटोस्फीयर कौन सा लेयर में पाया जाता है? स्ट्रेटोस्फीयर में पाया जाता है। ओजोन का फॉर्मूला O3 होता है, ठीक है, ओके। कौन कौन से गैस होते हैं या क्या क्या काउज कर सकता है, ये सब चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें पूछ सकते हैं आपके एग्जामिनेशन में। अब आते हैं थोड़ा और चीज़ें यहाँ पे जान लेते हैं। स्टेप टू प्रोटेक्ट ओजोन लेयर, जस्ट अपोजिट कर लो। अभी हम लोग जो कारण पढ़े उसी का तो सॉल्यूशन करें, है ना। क्या करेंगे हम लोग? CFC का इस्तेमाल कम कर देंगे, है ना। इको फ्रेंडली रेफ्रिजरेटर का इस्तेमाल करेंगे, है ना, ओके। और कुछ हम लोग गाइडलाइंस एग्रीमेंट्स वगैरह हम लोग लेके आएंगे ताकि प्रोडक्शन थोड़ा सा रुक सके, है ना। और हम लोग क्या करेंगे? प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट बाय रिड्यूसिंग पॉल्यूशन, ठीक है, ओके। ये स्टेप है। 2 नंबर के लिए डेफिनेशन आता है बायोमैग्निफिकेशन क्या होता है? बायोमैग्निफिकेशन इज द इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ हार्मफुल केमिकल, है ना, ओके। बेसिकली क्या होता है बायोमैग्निफिकेशन? क्या होता है इसमें? इंक्रीज ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ हार्मफुल केमिकल, जैसे DDT में, पेस्टिसाइड में, एट ईच हायर ट्रॉपिक लेवल ऑफ फूड चेन, धीरे धीरे मतलब बढ़ते ही जाता है, ठीक है। जैसे पेस्टिसाइड वाटर मिला, फिर प्लांट तक पहुंचा, प्लांट से बेसिकली फिश लिया, फिर बड़े फिश तक गया, और बड़े फिश को ह्यूमन खाता है, तो ये सब चीज़ें बढ़ते चला गया, है ना, ओके। हर एक लेवल में चला गया, क्या केमिकल इंक्रीज होता गया, ठीक है, टॉप कंज्यूमर तक पहुंच गया, और ये बेसिकली कंसंट्रेशन ऑफ केमिकल हार्मफुल हो गया, ठीक है, ओके। तो इसको बोलते हैं कि हम लोग बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है किसके कारण होता है? ये नॉन बायोडिग्रेडेबल केमिकल सब्सटेंस के कारण होता है। ये हमारे फूड चेन में एंटर कर देता है ना, ओके। इससे क्या हो जाता है? तुम्हारा जो कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाता है हर ट्रॉपिक लेवल तक, ठीक, ओके। और हम लोग पे इफेक्ट पड़ता है। इससे क्या हो जाएगा? डिजीजेज हो जाएंगे हम लोगों को, है ना। डैमेज हमारा ब्रेन हो गया, लिवर हो गया, स्पेशली लिवर, किडनी, ये सब फेल हो जाते हैं, है ना। और बेसिकली ये बैलेंस करता नहीं है, मतलब डिस्टर्ब कर देता है हमारा इकोसिस्टम को। लास्ट टॉपिक क्या है? गार्बेज डिस्पोजल। ये क्या होता है? हम लोग जो कूड़ा करकट कुछ भी फेंकते हैं, वो जो घर में आता है गाड़ी वाला है, घर से कचरा निकाल, तो आखिर वो भी एक टाइप का डिस्पोजल हुआ। तो किस तरीके से हम लोग एक ऐसा मेथड इस्तेमाल करें ताकि जो भी ये गंदगी है, जो भी वेस्ट है, ये इन्वायरमेंट को नुकसान ना पहुंचे, है ना। कहीं जमा के रखोगे तो वो स्मेल करेगा, है ना, आसपास सराउंडिंग क्लीन नहीं रहेगा तो बीमारी फैलेगा, ये सब पड़ी स्टार्टिंग में। तो वही चीज़, अब उसको डिस्पोज किस तरीके से करोगे? डिस्पोजल। तो ये आपका जो गार्बेज डिस्पोजल एक सेफ एंड साइंटिफिक मेथड है, जिससे हम लोग कलेक्ट करेंगे, ट्रीट करेंगे एंड डिस्पोज करेंगे वेस्ट मटेरियल को, और अपने इन्वायरमेंट को साफ रखेंगे। सबसे पहले क्या नीड्स है, क्यों कर रहे हैं हम लोग? इन्वायरमेंट को क्लीन रखना है, पॉल्यूशन को कम करना है, डिजीजेज को फैलने से रोकना है, और हेल्थ और नेचर को बचाना है। किस तरीके से मेथड कर सकते हैं हम लोग? सबसे पहला क्या क्या मतलब मेथड, मतलब किस तरीके से आप चीज़ों को डिस्पोज कर सकते हो, गार्बेज डिस्पोज, है ना। सबसे सिंपल मेथड हम लोग ये कर सकते हैं कि हम लोग जो भी वेस्ट है उसको जला दें हाई टेम्परेचर पे, और उसका राख बना दें। जैसे हम लोग कोई भी प्लास्टिक वगैरह देखे होंगे आसपास, हम लोग क्या करें, उससे पॉल्यूशन हो जाता है, लेकिन वो चीज़ है कि सॉइल पॉल्यूशन फिर नहीं हो पाता है ना। जैसे प्लास्टिक वगैरह अंदर डाल दिया तो वो सड़ता नहीं है, तो एक काम करते जला देते। जलाने से क्या हो जाएगा? जो भी वेस्ट है, केमिकल वेस्ट है, बायोलॉजिकल वेस्ट है, वो ऐश के फॉर्म में रह जाएगा, ठीक है। उसका क्या कर सकते हैं? ओपन डंपिंग। इसमें क्या कर सकते हैं? ओपन डंपिंग एक मेथड होता है जो हम लोग सॉलिड वेस्ट को एक ओपन एरिया में रखते हैं, लेकिन ये प्रॉब्लम भी है। किस तरीके से? एयर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन करता है, और आसपास बैड स्मेल होता है, और अट्रैक्ट करता है जो फ्लाइज या मॉस्किटोज, उसको अट्रैक्ट करता है। ये ओपन डंपिंग मेथड है, लेकिन प्रॉब्लम डिसएडवांटेज है, ठीक है। अगर खुला एरिया, अगर तुम शहर में रहते हो तो देखोगे एक एरिया होगा जहाँ पे सारा कचरा वगैरह वो उसी जगह में रखा जाता है, ये ओपन डंपिंग, ठीक, ओके। देन एक प्रोसेस है लैंड फिलिंग। लैंड फिलिंग में क्या होता है? हम लोग जो होता है, लैंड फिलिंग इज द प्रोसेस ऑफ डंपिंग वेस्ट इनटू द लोइंग एरिया
एंड कवरिंग विथ सॉइल। एक एरिया था जहाँ पे ज़्यादा ज़मीन नहीं था, मतलब गड्ढा इलाका, ठीक है, ओके। अब क्या कर रहे हैं, उस कचड़े सबको जो भी आ रहा है उसको उस गड्ढे में डाल रहे हैं, थोड़ा बहुत हम लोग क्या कर रहे हैं, मिट्टी मिला रहे हैं एंड लैंड बना दे रहे हैं, ठीक है, उसको बोलेंगे हम लोग लैंड फिलिंग, ठीक, ओके। और ये चीज़ हम लोग कहाँ करते हैं, इंडिया में तो अक्सर होता है, देखो जहाँ मिट्टी की कमी होता है वो कुछ भी डाल देते हैं ताकि थोड़ा सा मैनेज हो जाए। अक्सर ये चीज़ें कहाँ किया जाता है कि जहाँ पे जो है हायर स्टडीज़ में जाओगे तो पढ़ोगे, जैसे कहीं माइनिंग हो रहा है ना, तो माइनिंग में क्या होता है, पर्टिकुलर एक तो गड्ढा कर करके एकदम क्या किया जाता है, आपका निकाला जाता है। अब अगर गड्ढा करके वो रख देगा जगह जगह में, तो वो सॉइल तो जो ज़मीन है वो कमज़ोर हो जाएगी, कभी अर्थ कोई आया तो एक सब्सिडेंस हो सकता है, मतलब वो ढल सकता है, अंदर धंस सकता है। तो उससे बचाने के लिए क्या करता है, जो भी वेस्ट वगैरह है उस गड्ढे के अंदर फिल कर देता है, ताकि वो चीज़ें अर्थ को क्या है या कोई भी चीज़ आए तो उससे प्रोटेक्ट हो सके, ज़मीन ना धंसे, सब्सिडेंस ना हो। तो उसमें भी काम किया जा सकता है, लेकिन कौन उतना दिमाग लगाता है, वो लोग अपना कोयला वोयला निकाल करके निकल लेता है ना, जो आगे प्रॉब्लम होता है जहाँ वहाँ के रहने वालों को। देन फोर्थ आता है कंपोस्टिंग, खाद बना देना, सिंपल सा, जैसे वेजिटेबल वेस्ट है, फ्रूट्स वेस्ट, ड्राई फ्रूट है, काउ डंग है, ये सब को हम लोग बेसिकली हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कंपोस्ट बना सकते हैं, ठीक है। क्या है बेनिफिट, सिंपल सा, ये नेचुरल मैन्योर होगा, पेड़ पौधे में दोगे तो खाद बन जाएगा, फ़ायदा ही होगा, ठीक है, ओके। फिफ्थ हमारा रिसाइकलिंग। रिसाइकलिंग हम लोग जो भी वेस्ट है उसको हम लोग न्यू यूजफुल सब्सटेंस में चेंज करा सकते हैं। जैसे प्लास्टिक बोतल है, देखोगे फिर प्लास्टिक से फिर दूसरा प्लास्टिक बनाया जाता है, ग्लास वगैरह, मेटल, पेपर, ये सब चीज़ें। इससे क्या नेचर बचेगा और पॉल्यूशन कम होगा, ठीक है। देन सिक्स है रीयूज़, हम लोग कोई भी सामान को वापस से यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम लोग साल भर में लिखते होगे, कुछ ना कुछ पेज छूट जाता है, फिर भी न्यू कॉपी ले लेते हो, है ना। जैसे मैं एक फर्स्ट सेमेस्टर में, मतलब 2 साल पहले एक कॉपी दिया था, आज तक चल रहा है, ठीक है। जो पेपर यूज़ होता है उसको फाड़ के फेंक देते हैं, देन वापस से उसी कॉपी को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, ओके। तो बॉटल को इस्तेमाल कर सकते हो कंटेनर बना करके, तो रीयूज़ सिंपल सा है ना। इससे पहले वाले टॉपिक्स में चैप्टर में हमने पढ़ा रीयूज़, है ना, रिसाइकलिंग, 3R जो पढ़े हमने वही सब चीज़ें, ठीक है। बस ये आपका चैप्टर में था, ज़्यादा कुछ रॉकेट साइंस था नहीं, थोड़ा बहुत चीज़ें था, कंप्लीट कर लिए। आप हमें इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं, यहाँ पे आप मैसेज कर सकते हैं। एंड हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट, क्रैकर बैच जरूर ज्वाइन कर लेना, जिसके साथ आपको मिलेगा ये क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री में, ई बुक के फॉर्मेट पे आप इसे घर में भी मंगवा सकते हैं। प्रिंटिंग चार्ज 130 लगता है आपके लोकेशन के अकॉर्डिंग, फ्री डिलीवरी रहता है। एक कंपनी है, ठीक है, वो फ्री, हमारा कोई कंपनी नहीं, हम लोग एक वेबसाइट के साथ बस देखा, अच्छा लग रहा है, मतलब कि सही है, स्टूडेंट फ्रेंडली है, तो उसकी हेल्प से घर तक पहुंचवा सकते हैं। आप खुद ऑर्डर कर सकते हैं, इसमें कोई हमारा रोल नहीं रहेगा। फर्स्ट ऑर्डर करोगे तो फिर डिस्काउंट मिलेगा, 31% एक्स्ट्रा डिस्काउंट रहता है। ये सभी चीज़ें हैं। इस नंबर पर मैसेज करके आप सिंपल 399 पेमेंट करने के बाद आपको सभी चीज़ें, नोट्स वगैरह एग्जाम तक के लिए बेफिक्र रह सकते हैं। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। कैसा लगा वीडियो कमेंट कर दीजिएगा। इसके नोट्स, इसके चैप्टर वाइज DPP आपको एप्लीकेशन पे, यानी एजुकेट ऐप पे, क्रैकर बैच में आपको मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच।